this chapter. We have already completed some of the pages and we studied about various dynasties that ruled in India, and then we studied about Muhammad Ghori and Mahmud of Ghazni also. So our today's topic will start from his case study, the Cholas. तो yesterday we studied, देखा था हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कि कैसे जो उत्तर भारत के अंदर द नॉर्थ इंडिया, हाउ इट वाज shattered by the attacks of महमूद ऑफ गजनी. लेकिन उत्तर भारत के अंदर इतना कुछ चल रहा था, लेकिन साउथ इंडिया में क्या चल रहा था उसके बारे में यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं. तो द चोलास. इन क्लास 6 वी रेड अबाउट द राइज ऑफ द चोलास अंडर करिकला चोला. For a while, the Cholas dimmed into obscurity until they rose again in the 9th century CE under Vijayalaya. The Chola kingdom emerged as the strongest empire in South India between 800 CE and 1200 CE. अब 600 में हमने पढ़ा था चोलास के बारे में, जो कि एक डायनेस्टी थी जिसको खड़ा करने वाला व्यक्ति जो था वो था कैरिकला चोला. और चोलास जो थे वो ज़्यादा अपने आप को शाइन नहीं कर पाए, ज़्यादा अपने आप को उभार नहीं पाए, लेकिन विजयलया नामक एक रूलर थे जिनके नेतृत्व में चोला किंगडम जो था वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बनकर खड़ा हुआ साउथ इंडिया के अंदर. Raja Raja I and Rajendra Chola were the most famous of the Chola kings under whom the dynasty became a military, economic and cultural power. राजा राजा वन और राजेंद्र चोला ये दो ऐसे रूलर्स थे जो कि चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने चोला डायनेस्टी को मिलिट्री, इकोनॉमिक और कल्चरल पावर के रूप में खड़ा किया. अब पहले हम पढ़ेंगे राजा राजा वन के बारे में, जिनका जो रूल था वो 985 से 1016 सी तक रहा. Raja Raja I was a very powerful ruler. He defeated the Cheras at Tiruvananthapuram, the Pandyas at Madurai and Chalukyas in the Deccan and expanded his empire. राजा राजा वन जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली रूलर थे. उन्होंने तिरुवनंतपुरम में चेरास और मदुरई के रूलर्स पंड्यास और चौलक्या रूलर्स जो कि डीकन पे रूल कर रहे थे, इनको हरा कर अपने एम्पायर को उन्होंने एक्सपैंड किया. With the help of a strong navy, he captured most of the Sri Lanka and several small islands in the Bay of Bengal. इन्होंने श्रीलंका और बे ऑफ बंगाल में कुछ और आइलैंड्स के ऊपर भी कब्जा किया क्योंकि इनकी नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी. He was an excellent administrator and ruled his empire quite efficiently. He is most well known for having constructed the beautiful बृहदेश्वर टेम्पल in Thanjavur. तो तंजौर का जो टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल वो बनाया गया है राजा राजा वन के द्वारा. और इन्होंने श्रीलंका और छोटे छोटे महाद्वीपों पे भी कब्जा किया, और ये जो बहुत ही एफिशिएंट रूलर के रूप में इनको जाना जाता है, इन्होंने राज्य को बहुत ही सक्षम तरीके से, अच्छे तरीके से चलाया, और बृहदेश्वर टेम्पल बनाने में इनका ही योगदान रहा है. दूसरे जो रूलर थे वो थे राजेंद्र चोला. राज राजा वन was succeeded by son Rajendra Chola. He completed the conquest of Sri Lanka that his father had begun. राज राजा वन के बाद उनका पुत्र जो था राजेंद्र चोला वो गद्दी पर बैठा और उसने श्रीलंका के ऊपर उनके फादर जो कि एक विजय पाने के अभियान पे जुड़े हुए थे उस अभियान को पूरा किया. राजेंद्र चोला क्रॉस द रिवर गंगा एंड डिफीटेड महिपाला द रूलर ऑफ बंगाल. इन्होंने महिपाला जो थे बंगाल के रूलर उनको भी हराया. ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा और द कॉन्कर ऑफ द गंगा. इनको एक टाइटल दिया गया क्योंकि इन्होंने गंगा क्रॉस करके जो महिपाला रूलर्स थे उनको हराया. इस कारण से इनको एक नया टाइटल मिला, वो था गंगाईकोंडा, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्करर ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा पर विजय पाने वाला. He laid the foundation of a new city called Gangaikonda Cholapuram to commemorate his memory in North India. After his long rule, Rajendra Chola was succeeded by his three sons, one after the other. अब इन्होंने एक सिटी को नाम दिया गंगईकोंडा चोलापुरम. ये नाम दिया गया अपनी विक्ट्री, अपनी जीत, जो कि गंगा के पार उन्होंने जीत दर्ज की थी, उसको यादगार बनाने के लिए इस सिटी का इन्होंने खोज की, इस सिटी को बनाया. इनकी मृत्यु के बाद इनके 3 पुत्र थे जिन्होंने गद्दी संभाली, लेकिन उनमें से आगे आने वाले रूलर्स थे वो कोई भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना राजा राजा वन और राजेंद्र चोला हो पाए. The Chola inscriptions. The main source of information about the Chola dynasty are the numerous Chola inscriptions. These inscriptions give us information about the military achievements of the rulers and provide details of land grants, donations, and revenue collection.
चोला डायनेस्टी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है चोला इंस्क्रिप्शन से, और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनके अंदर हमको पता लगता है कि ये जो चोला डायनेस्टी के लोग थे, ये जो रूलर्स थे, इन्होंने कितने अचीवमेंट्स पाए हैं, क्या क्या इन्होंने कहाँ कहाँ विजय दर्ज की है, इन्होंने कहाँ कहाँ इनको जो ग्रांट्स वगैरह देते थे ज़मीन यानी कि डोनेशन, और ये जो पैसा लोगों को देते थे अलग अलग अच्छे कामों के लिए, जैसे कि मंदिर बनाया था इन्होंने, ऐसे आश्रम स्कूल्स वगैरह बनाने के लिए जो भी ये लोग पैसा देते थे, उन सब की जानकारी हमको इससे मिलती है। The Chola inscriptions are carved on the stone walls of their temples and on copper plates. There are several inscriptions on the walls of Brideshwara temple which give us details of the achievements of Rajaraja I and the land grants given by his mother and sister. चोला इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो ज़्यादातर पत्थर पे लिखी गई हैं, यानी कि पत्थर के ऊपर उसको कार्व किया गया है, और टेम्पल्स की दीवारों पे भी किया गया है, और कॉपर प्लेट्स के ऊपर, यानी कि जो मंदिरों की दीवारें थी जो कि पत्थर से बनी थी उनके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। दूसरा, कॉपर प्लेट्स के ऊपर भी इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। बृहदेश्वर टेम्पल की जो दीवारें हैं उस पर काफ़ी कुछ इनके बारे में लिखा गया है, राजराजा वन के अचीवमेंट्स के बारे में, और राजराजा वन की जो मदर थी उन्होंने किस प्रकार से लैंड, मदर और सिस्टर ने काफ़ी सारा लैंड जो था वो गरीबों में बांटा था, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। अदर इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट फंक्शंस ऑफ विलेज असेंबलीज, crafts, trade guilds, and trade. When a temple or a Brahman received land grants from a ruling king, these were recorded on copper plates, and the copper plates were given to those who received the grant. Copper plates were also used to write about important events, conquests of kings and people. Copper plates are strung together on a huge ring with a royal seal attached to it. The copper plate inscriptions were found incidentally by farmers plowing their fields or in abandoned houses and buildings. अब बताया गया है कि जो इंस्क्रिप्शंस थी इससे हमें पता लगता है वहाँ के लोकल लोगों के जीवन के बारे में, विलेज असेंबलीज के बारे में, किस प्रकार से ट्रेड वगैरह होता था उसके बारे में, और जब भी किसी ब्राह्मण को या किसी भी लैंडलेस व्यक्ति को जब भी लैंड दिया जाता था ग्रांट के रूप में, यानी कि दान किया जाता था, तो उसको एक कॉपर प्लेट के ऊपर दर्ज किया जाता था, और कॉपर प्लेट जो थी उसको वो व्यक्ति को दे दिया जाता था जिसको भी लैंड, जैसे आज हम लोग जो ज़मीन खरीदते हैं उसके दस्तावेज करवाए जाते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, उसी प्रकार उस समय के लोग जो थे वो रजिस्ट्रेशन करने की बजाय कॉपर प्लेट्स के ऊपर ऐसे लिखा जाता था, और वो कॉपर प्लेट उस व्यक्ति को दे दी जाती थी जिसको वो लैंड दिया गया है। इसके अलावा कॉपर प्लेट्स के ऊपर राजाओं के जो जीत वो दर्ज करते थे युद्धों के अंदर उसके बारे में बताया जाता था, लोगों के बारे में लिखा जाता था। और कॉपर प्लेट्स को साथ में एक ही, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि नोटबुक्स हमारी बनी होती हैं, या फिर फाइल के अंदर जैसे हम डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर देते हैं होल करके उसको पंच मशीन से, वैसे उस समय भी जो थी एक साथ उनको स्ट्रंग, यानी कि उन सबको एक साथ बांध कर रखा जाता था, साथ में उसके एक रॉयल सील अटैच कर दी जाती थी, यानी कि जिसको हम स्टैम्प बोलते हैं, रॉयल स्टैम्प जो थी वो होती थी। कॉपर प्लेट जो थी वो एक्सीडेंटली, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो कहाँ मिलती थी, पर्टिकुलर जगह थी जहाँ पर उनको रखा जाता था, नहीं, क्योंकि वो लोगों के पास थी, इसलिए जब भी फार्मर्स अपनी ज़मीन के अंदर खेती करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, जब ज़मीन में वो जुताई का काम करते हैं, उस समय गलती से वो जो प्लेटें हैं वो बाहर आ जाती हैं और लोगों को मिलती हैं, या फिर अबंडेंट घर जो होते थे जहाँ पर कोई रहता नहीं है, अबंडेंट बिल्डिंग्स जो थी वहाँ से ये सब चीज़ें उनको मिली हैं। What do the inscriptions say? इंस्क्रिप्शन क्या कहती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी गई है। The inscriptions start with verses in Sanskrit in praise of the gods and goddesses of the ruling family. अब इंस्क्रिप्शंस जो होती थी उनको शुरुआत होती थी संस्कृत में लिखे हुए वर्सेस के द्वारा, जिसमें देवी देवताओं की प्रेज़ की जाती थी, उनकी बढ़ाई की जाती थी, उनकी हम कह सकते हैं कि उनको पूजा जाता था, उनके लिए अच्छे अच्छे शब्द, उनकी वंदना की जाती थी, और रूलिंग फैमिली जो थी उसका भी नाम उस पर लिखा होता था। देन कंटिन्यू विद द प्रशस्ति विच was the names of the ruler and his or her ancestors and mention the ruler's achievements and conquest। इसके बाद जो प्रशस्ति यानी कि जो रूलर जो था उसका नाम, उसके परिवार का नाम, उसके पूर्वजों का नाम, वो सब उस पर लिखा जाता था, और राजा के द्वारा अचीवमेंट्स जो भी पाए गए हैं वो भी वहाँ दर्ज किए जाते थे। Then there is a donor's description if he or she happens to be someone other than the king। फिर डोनर की बात की जाए, जो दे रहा है, उसका भी नाम लिखा जाता था कि वो राजा के द्वारा किया गया है या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा किया गया है, डोनेशन। आफ्टर दिस कम्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसीवर। फिर जो है रिसीवर जिसको वो दिया जा रहा है उसका नाम आएगा डिटेल में।
Then comes the description of the objects donated, such as money, cattle, lamps, ornaments, taxes, and land. In the case of land grant, the inscriptions described the grant in detail. The names of the inscriber and the officials who surveyed and assessed the land are also mentioned. अब अगर वो सामान जो दिया जा रहा है, जो डोनेट किया जा रहा है, वो मनी है, कैटल है, गाय भैंसे यानी कि लैम्प, या फिर ऑर्नामेंट्स दिए जा रहे हैं, या टैक्स दिया जा रहा है, या लैंड दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर सब कुछ लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि क्या चीज़ दान की जा रही है। लेकिन अगर लैंड दिया जा रहा है, किसी को ज़मीन ग्रांट के रूप में दी जा रही है, तो उसके ऊपर ऑफिशियल जिसने उस इंस्क्रिप्शन को लिखा है, जो ऑफिसर उसके लिए जिम्मेदार है, वो सब चीज़ें उसमें बड़ी ही डिटेल में मेंशन की जाती हैं। फाइनली देयर इज प्रेज फॉर द पीपल हु विल मेंटेन एंड प्रोटेक्ट देम इन फ्यूचर। और उसके बाद जो प्लेट्स थी वो ख़त्म, मतलब उसके अंत में, ये पूरी इंस्क्रिप्शन थी, अंत में जो लोग आम पब्लिक जो है उनका बखान किया जाता था, उनकी बड़ाई की जाती थी, उनकी प्रेज़ की जाती थी, उनकी तारीफ़ की जाती थी, क्योंकि आने वाले समय में ये पब्लिक ही है जो इन सब चीज़ों को संभाल कर रखने वाली थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स। The Cholas built magnificent temples and are well known for their bronze sculptures. The Brideshwar temple and the temple of Gangaikonda Cholapuram are the specimen of Chola architecture. चोला डायनेस्टी जो थी, यहाँ इन राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनाए, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी बनाए, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ भी बनाई इन्होंने। और गंगई कोंडा चोलापुरम, जो ये इनका सिटी था जो इन्होंने नॉर्थ में बनाया था, इस सिटी के अंदर भी बहुत ही अच्छा इन्होंने एक टेम्पल बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है बृहदेश्वर टेम्पल के साथ में। यानी बृहदेश्वर टेम्पल तो फेमस है ही, उसके साथ साथ गंगईकोंडा चोलापुरम जो है, इतना बड़ा नाम जो यहाँ दिया गया है, ये जो टेम्पल यहाँ बनाया गया वो भी काफ़ी फेमस है। लाइफ ड्यूरिंग द चोला पीरियड सेंटर्ड अराउंड द टेम्पल. Its construction and maintenance offered jobs to a number of people. Each temple had its own priests, musicians, dancers, florists, cooks, carpenters, sweepers, porters, gardeners, washermen and others. अब उस समय की जो लाइफ थी लोगों की, वो ज़्यादातर किसके आजू बाजू घूमती थी? मंदिरों के आजू बाजू। यानी कि मंदिर जो थे वो बनाए जाते थे और यहाँ से बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ मिलती थी। जैसे कि मंदिर को जो प्रीस्ट है, म्यूजिशियन है, डांसर है, फ्लोरिस्ट हैं, फूल वगैरह बनाने वाले जो वहाँ पर चढ़ाने के लिए लाते हैं, ये सब लोग जो थे वो अलग अलग टेम्पल्स में परमानेंटली रखे जाते थे। यानी कि जितने टेम्पल्स उतने लोगों को काम मिलता था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स वर प्रोड्यूस्ड हियर। रिलीजियस, social and cultural functions were held in the temple premises. Schools, colleges, hospitals also grew around these temples. Thus, we see that the temple was not only a place of worship but also epicenter of social, economic, and cultural life. The Chola bronze sculpture are some of the finest in the world. The blacksmiths made bronze images of deities as well as devotees. अब जो जीवन था वो पूरा मंदिर के आजू बाजू ही चलता था। अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर आते थे उस प्रीमाइस के अंदर। सिर्फ वो एक रिलीजियस सेंटर ही नहीं था, वो एक सोशल और कल्चरल फंक्शंस जो होते थे, यानी कि जो भी फंक्शंस वगैरह होते थे वो भी वहीं पर किए जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो मंदिर जो था वो सिर्फ पूजा के लिए नहीं था, वहाँ पर सामाजिक जो लोगों एकत्रित होते थे वो भी वहाँ होकर वो मेलजोल करते थे। इसके साथ साथ वहीं पर नियर बाई कॉलेज, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी थे, जिससे हमें पता लगता है लोग जो हैं वो सिर्फ वर्शिप यानी कि पूजा करने ही वहाँ नहीं आते थे, जबकि अपनी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ को जीने भी वहाँ आते थे। अब चोला डायनेस्टी के दौरान जो ब्रॉन्ज की स्कल्पचर्स बनी है वो आज भी बहुत ही फेमस है पूरे विश्व में। और ब्लैकस्मिथ जो थे वो इसको बनाते थे। इस पे डिवोटीज और डीटीज का मतलब होता है गॉड्स और पुजारी जो कि उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां ये खास बनाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अग्रेरियन मेजर्स अंडर द चोलास के अंडर में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, वो यहाँ पढ़ेंगे। द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड मंडलम्स। जो चोला एम्पायर था उनको छोटे छोटे प्रोविंसेस, जैसे कि पूरा देश रहता है वैसे ही उसके अंदर छोटी छोटी स्टेट्स होती हैं, वैसे यहाँ पर स्टेट्स की जगह मंडलम्स थे। उस समय मंडलम्स कहा जाता था चोला पीरियड में। प्रिंसेस ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड वर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स ऑफ द मंडलम। रॉयल यानी कि राजघराने के जो राजकुमार होते थे उनको मंडलम यानी कि इन स्टेट्स के गवर्नर्स के रूप में चुना जाता था। मंडलम्स वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड वलानुदूस। यहाँ पर जैसे हमारे स्टेट होती है वह मंडलम था, जैसे हमारे यहाँ स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे यहाँ पर वालानुदा नडूस था।
और वालानुडूज वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ विलेजेस कॉल्ड नाडू। वालानुडूज जो थे उनको छोटे छोटे विलेजेस के ग्रुप में बांटा जाता था, जिसको हम आज विलेज कहते हैं, उस समय नाडू कहते थे, यानी कि नाडू वॉज द विलेज, और बहुत सारे विलेजेस का ग्रुप मिलकर बनाता था वालानाडु, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर था, और डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर बनाते थे मंडलम, यानी कि एक स्टेट। एवरी नाडु वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू विलेज, और हर एक नाडु था तो वो छोटी छोटी विलेजेस में बांटा जाता था, यानी कि नाडु मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस, और एक नाडु के अंदर बहुत सारी विलेजेस आती थी। यानी कि हमारा जो ये सिस्टम था ये एकदम सेम ही था। जैसे हम गुजरात की बात करें, हमारे यहाँ स्टेट है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम तालुका जानते हैं, तालुका मीन्स ग्रुप ऑफ विलेजेस, और तालुका के बाद आता है विलेज। तो वैसे यहाँ पर लोएस्ट लेवल पे नाडु यानी कि विलेज थी, विलेज के बाद नाडु यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस, नाडु के बाद वालानाडु यानी कि डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद मंडलम यानी कि स्टेट। A group of villages consisted of peasant families or Velallas formed the Nadu. During the rule of the Cholas, the Nadu expanded as kings gave land grants called Brahmadeya to Brahman scholars and temples. अब विलेजेस जो थी उनके ग्रुप के अंदर पीजेंट फैमिलीज रहती थी, यानी कि गांव के अंदर पीजेंट यानी कि किसान, तो किसान फैमिलीज वहाँ रहती थी, जिनको हम वेलल्लाज भी कहते हैं। तो वेलल्लाज यानी कि जो पीजेंट फैमिलीज थी वो मिलकर नाडू बनाती थी, यानी कि विलेजेस बनाती थी, ग्रुप ऑफ विलेजेस। और चोला डायनेस्टी के रूल के दौरान जो राजा होते थे वो अपने लोगों को दया के रूप में, यानी कि भेंट के रूप में लैंड देते थे। इसी लैंड ग्रांट को ब्रह्म दया कहा जाता है, जो कि ब्राह्मणों को, स्कॉलर्स को और टेम्पल्स वगैरह को, मंदिर वंदिर बनाने के लिए लैंड दिया जाता था। एज रिजल्ट नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स एमर्ज्ड इन पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। इसी कारण से, यानी कि ब्राह्मणों को खासकर ये लैंड दिया जाता था पुण्य कमाने के तरीके से, तो बहुत सारे विलेजेस जो थी वो ब्राह्मण लोगों से भर गई, यानी कि ब्राह्मणों ने बहुत सारी विलेजेस सेटल कर ली। विलेजेस हैड असेंबलीज विच वर गैदरिंग्स ऑफ ऑल अडल्ट मेल मेंबर्स। विलेजेस के अंदर असेंबलीज थी जिसमें उस गांव के सारे मेल मेंबर्स भाग लेते थे। द ब्राह्मण विलेज असेंबली वॉज कॉल्ड द सभा, वाइल द वेलल्ला और नॉन ब्राह्मण विलेज असेंबलीज वॉज कॉल्ड द उर। यहाँ पर देखिए भेदभाव कितना था, देखिए उस समय लोगों के अंदर ब्राह्मण फैमिलीज जो थी, ब्राह्मण जो विलेजेस थी उसको सभा कहा जाता था, उनकी असेंबली को, जबकि वेलल्ला या फिर नॉन ब्राह्मण यानी कि आम किसान जो लोग थे उनकी जो असेंबली होती थी उसको उर कहा जाता था। We come to know that the Chola village assemblies selected their representatives from two inscriptions dated 919 and 921 C from a Brahman village called Uttara Merur। हमें चोला डायनेस्टी के दौरान जो गांव के अंदर असेंबलीज चुनी जाती थी और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता था, उसके बारे में हम दो इंस्क्रिप्शन से पता लगा है, जो कि हमने 1919 और 1921 में लिखी गई थी, उसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। और जानकारी क्या मिलती है वो देखिए आप। जानकारी में बताया गया है कि ब्राह्मण विलेज जो थी उस विलेज का नाम था उत्तरा मेरूर। उत्तरा मेरूर से ये दो हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जिससे हमें उस समय की गांव के असेंबलीज के बारे में पता लगता है। द सभा हेल्प्ड द किंग्स गवर्नमेंट to measure the land that was under cultivation, calculate how much tax each person had to pay, and then to collect the land revenue। अब सभा का काम क्या होता था? जो गांव में जो सभा बनाई गई है, जिसको हम पंचायत कहते हैं, उस सभा या उस पंचायत का जो काम था वो ये था कि लैंड को मेज़र करना कि कितना ज़मीन है यहाँ पर कल्टीवेशन, कितने पे खेती की जा रही है, और उसके हिसाब से टैक्स कितना कलेक्ट किया जाएगा, तो हर एक व्यक्ति को कितना टैक्स पे करना है, और उस टैक्स को कलेक्ट करना भी ये ग्राम सभा का काम होता था। People could pay their taxes in kinds, यानी कि grains और in cash। The Sabha maintained roads, temples and water tanks and settled all disputes about land, water and irrigation। लोग जो थे वो ग्रेन्स यानी कि अनाज के रूप में भी अपना टैक्स पे कर सकते थे, या फिर कैश पैसे में भी वो पे कर सकते थे। सभा का काम होता था सड़कें, मंदिर, पानी और आपसी कुछ डिस्प्यूट्स जो होती हैं ज़मीन की, जैसे कि आज भी हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, ज़मीनों के ऊपर मसले चलते रहते, वो सब चीज़ों के बारे में सेटलमेंट करना, उन सब के मुद्दों को सुलझाना, ये सब सभा का काम होता था। जैसे कि इरिगेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा है, यानी कि पानी एटसेट्रा, या फिर कुछ भी है, वो सब डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम सभा का होता था। इस जुडिशियल कमेटी कुड इम्पोज फाइन्स एंड पनिश क्रिमिनल्स। और इसकी जो जुडिशियल कमेटी होती थी, जो ग्राम सभा की जो एक कमेटी होती थी जो कि न्याय का काम करती थी, यानी कि कोर्ट के रूप में पेश आती थी, वो जो है लोगों को फाइन यानी कि जुर्माना भी लगा सकती थी और पनिशमेंट भी मिलती थी उनके द्वारा क्रिमिनल्स को। स्पेशल एम्फेसिस वॉज laid on the construction of irrigation works and on the use of advanced irrigation technology। The Sabha was also responsible for making irrigation canals।
अब ये भी ध्यान लिखा जाता था कि पानी जो है वो सब लोगों को मुहैया हो, यानी कि पानी मिलेगा तभी खेती होगी, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग खेती पे डिपेंडेंट थे। खेती अच्छी नहीं होगी तो राजा को टैक्स भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए खेती के काम में खासकर इरिगेशन पे ध्यान दिया जाता था और एडवांस्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने पे जोर दिया जाता था। सभा जो है वो इरिगेशन के लिए कैनल्स बनाने के लिए भी जिम्मेदार होती थी। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुछ एरियाज के अंदर तो कुएं खोदे जाते थे। टैंक्स वर ऑल्सो बिल्ड टू कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक बनाए जाते थे। ग्रेट डैम और एनीकट अक्रॉस द कावेरी रिवर मेड थंजावर द कैपिटल ऑफ द चोलास, द ग्रैनरी ऑफ द साउथ। देयर वॉज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश। द सबा वॉज ऑल्सो मोर सिग्निफिकेंट वैन कम्पेयर टू द अर्थ। अब यहाँ पर टैंक्स बनाए जाते थे जहाँ पर बारिश के पानी को एकत्रित किया जाता था। फिर डैम्स बनाए जाते थे जिसको उस समय एनीकट भी कहा जाता है, जो कि कावेरी नदी पे बनाया गया, जिसने तंजौर जो थी, जो कि तो चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी तंजौर, उसको बहुत ज़्यादा समृद्ध बना दिया। और तंजौर को ग्रेनरी ऑफ द साउथ भी कहा जाता है, यानी कि गोदाम, खाने का गोदाम, यानी कि जहाँ पर अनाज रखा जाता है उसको हम ग्रेनरी कहते हैं। तो चोलास जो थे उन्होंने ग्रेनरी ऑफ साउथ का नाम दिया किसको? तंजौर को। रोड्स का नेटवर्क बहुत अच्छा था जिससे उस एरिया के अंदर व्यापार जो था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो सभा जो थी वो ज़्यादा पावरफुल थी कंपेयर टू और से ज़्यादा पावरफुल सभा को माना जाता है। सभा जो थी वहाँ ब्राह्मण लोगों के गांव में बनाई जाती थी और जो थी वो आम पब्लिक के गांव में, तो यानी कि सभा को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। Revenue surveys and assessment of the land revenue were systematically undertaken under the Cholas. This led to the creation of the Valanadu Bigger Nadu. It had boundaries drawn and was named after the king who created it. The Valanadu had its own administrative machinery consisting of revenue officials and assessors. अब रेवेन्यू सर्वे जो था उसको असेस करना, यानी कि कितना रेवेन्यू लिया जाएगा, लैंड की पूरी गिनती करना, ये सब चोला डायनेस्टी के अंडर बहुत ही सिस्टम से होता था। यानी कितनी ज़मीन है, किस किस के पास कितनी, वो सब चीज़ें, यानी कि इसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे से रखा जाता था। और इसी से वाला नाडु यानी कि एक बड़ा नाडु, यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस क्रिएट करने में काफ़ी मदद मिलती थी। और जो राजा थे वो क्या करते थे, वो बड़ी बड़ी विलेजेस का ग्रुप बना के जिसको वाला नाडु नाम देते थे, उसकी बाउंड्री जो होती थी उसको राजा के नाम पे रखा जाता था। और वाला नाडु जो था उसकी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती थी, यानी कि वहाँ पर अलग से रूल करने के लिए बॉडी बनाई जाती थी। सभा जो थी वो गांव में रूल करती थी, लेकिन यहाँ पर वाला नाडु जो थे वहाँ पर अलग, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग बॉडी रूल करती थी, जो कि डिफरेंट तरीके से बिल्कुल सभा से काम करती थी। चोला ट्रेड के बारे में देख लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक आज का। द चोलाज हैड अ फ्लरिशिंग ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो चोलाज ने साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रेड किया, बहुत ही फल फूल रहा था इनका ट्रेड। कावेरी पट्टिनम एंड नागापट्टिनम वर द चीफ पोर्ट्स, ये दो पोर्ट्स के नाम दिए गए चीफ पोर्ट्स थी। द मेन आइटम ऑफ ट्रेड वर ग्लासवेयर, जो मेन आइटम्स वहाँ पर ट्रेड की जाती थी वो क्या थी? ग्लासवेयर, यानी कांच का सामान, कैम्फर, कपूर जिसको हम बोलते हैं, कॉटन गुड्स, कॉटन के कपड़े वगैरह हो गए, कॉटन की बनी चीज़ें होंगी, ब्रोकेट्स, आइवरी, सैंडलवुड, परफ्यूम्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो ये सब चीज़ें जो हमने नाम लिया, ये सब चीज़ों का ज़्यादातर किया जाता था लेन देन। द चोलास डोमिनेटेड द साउथ फॉर अनदर 100 ईयर्स। चोलास ने लगभग 100 साल तक साउथ पे डोमिनेशन किया, साउथ में ज़्यादा रूल किया। But constant wars with the Chalukyas weakened them. Their place was taken by the Pandyas of Madurai, the Yadavas of Devagiri, and Hoysalas of Halibid, and the Kakatiyas of Warangal. Find these places on the map on page number 23. तो चोला डायनेस्टी थी, लगभग 100 साल तक रूल करने के बाद जो आपसी युद्ध थे इनके चालुक्यास के साथ और बाकी राजाओं के साथ, इसने धीरे धीरे इनको कमज़ोर कर दिया। फिर धीरे धीरे उन राजाओं ने इनको, जो इनका एम्पायर था उसको धीरे धीरे इनके कब्जे से छुड़ा लिया। जैसे पंड्यास जो थे, यादवास थे, होसालास जो थे, इन लोगों ने धीरे धीरे चोला डायनेस्टी जो थी उसको कमज़ोर किया और अंत में वो बिल्कुल ही समाप्त हो गई। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।